प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोगों को रेनबो पर बात करनी है। रेनबो का हिंदी होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष आप लोगों ने भी देखा हुआ है कि कभी कभी जब आकाश में बादल रहता है तो आपको एक रंगीन चाँप दिखाई देता है। इसी रंगीन चाँप को हम लोग रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ये कब बनता है, क्यों बनता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बनने का कंडीशन क्या है, ये सारी बातें आज हम लोगों को करनी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइएगा। वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद या झीसी पड़ते समय, या झीसी पड़ते समय सूर्य के विपरीत क्षितिज पर, अर्थात सूर्य पूर्वी क्षितिज पर है तो पश्चिमी क्षितिज पर, सूर्य पश्चिमी क्षितिज पर है तो पूर्वी क्षितिज पर। तो वही कहा कि सूर्य के विपरीत क्षितिज पर एक रंगीन कर्व दिखाई देता है, एक रंगीन चाँप दिखाई देता है। इसी रंगीन चाँप को रेनबो कहा जाता है। रेनबो के बनने के लिए, यानी रेनबो के बनने का कारण क्या है, तो रेनबो सोलर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, और यह जल बूंद से प्रकाश की अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, वाटर ड्रॉप से प्रकाश की अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विक्षेपण, डिविएशन एवं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सम्मिलित प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इस रेनबो का नीचे वाला भाग, इस कर्व का नीचे वाला भाग तीव्र दिखाई देता है, यानी कर्व के निचले भाग की तीव्रता अधिक होती है और ऊपर वाले भाग की तीव्रता कम होती है, जिसके कारण ये नीचे वाले भाग को हम लोग प्राइमरी रेनबो बोलते हैं और ऊपर वाले भाग को सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष बोलते हैं। तो मैं बताऊं कि आप लोगों को ये बात दिमाग में आ गया होगा क्या कि इंद्रधनुष सोलर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। यह वर्षा के तुरंत बाद या झीसी पड़ते समय सूर्य के विपरीत क्षितिज पर
रंगीन कर्व के रूप में दिखाई देता है, जिसे रेनबो कहा जाता है। यह जल बूंद से प्रकाश की अपवर्तन, विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इस रेनबो के नीचे वाले भाग की तीव्रता अधिक होती है, ऊपर वाले भाग की तीव्रता कम होती है। नीचे वाले भाग को प्राइमरी रेनबो कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। प्राइमरी रेनबो में वायलेट कलर नीचे और रेड कलर ऊपर होता है। सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर नीचे और वायलेट कलर ऊपर होता है। इस प्रकार छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में आपके दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि रेनबो क्या है। तो बरसात के दिनों में सूर्य के विपरीत क्षितिज पर एक रंगीन कर्व दिखाई देता है, इसको रेनबो कहा जाता है। यह सोलर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। ये कब बनता है? तो झीसी पड़ते समय या वर्षा के तुरंत बाद यह सूर्य के विपरीत क्षितिज पर दिखता है, कर्व के रूप में दिखता है, इसको रेनबो कहा जाता है। इसके बनने का स्थान क्या है? तो मैंने कहा कि सूर्य के विपरीत क्षितिज पर, यानी सूर्य अगर पश्चिमी क्षितिज पर है तो ये रेनबो पूर्वी क्षितिज पर होगा। सूर्य अगर पूर्वी क्षितिज पर है तो ये पश्चिमी क्षितिज पर होगा। ये क्यों बनता है? तो प्रकाश के रिफ्रैक्शन, डिविएशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। यह दो भाग में बंटा है। नीचे वाले भाग की तीव्रता अधिक होती है, प्राइमरी रेनबो कहलाता है। ऊपर वाले भाग की तीव्रता कम होती है, सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। प्राइमरी रेनबो में नीचे वायलेट और ऊपर रेड कलर पाया जाता है। सेकेंडरी रेनबो में नीचे रेड और ऊपर वायलेट कलर पाया जाता है। अब ये प्राइमरी रेनबो कब बनता है और सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जलबूंद के अर्ध ऊपरी पृष्ठ पर जब सूर्य प्रकाश की किरण आपतित होता है तो प्राइमरी रेनबो बनता है, और जल बूंद के अर्ध निचले पृष्ठ पर अगर किरण आपतित होता है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। अब क्या है कि कंडीशन फॉर प्राइमरी रेनबो, तो क्या है कि प्राइमरी रेनबो के विषय में आपको कहा कि ये आपका जल बूंद है, वाटर ड्रॉप है, ये जल बूंद है। इसका ये सेंटर सी है, और क्या है कि ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब है। ये आपको आ रहा है सूर्य प्रकाश की किरण आ रहा है, इसको हमने ए बी मान लिया। ये आपतन का कोण है I,
और ये जल बूंद नहीं होता तो यह किरण अपने पथ पर सीधे आगे की ओर निकल जाती, परंतु जल बूंद होने के कारण यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाने के कारण यह किरण अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तित हो गया तो ये अपवर्तन का कोण R हो गया, और जाहिर सी बात है कि ये कोण I माइनस R हो जाएगा। ये एक बिंदु हो गया, आपको मान लेते हैं कि D, और क्या है कि इस बिंदु पर ये किरण आया, ये पहले तो अभिलंब खींच दिया, और क्या है कि ये कोण R है तो ये कोण भी R होगा, और इस किरण का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ये रिफ्लेक्ट होकर इस बिंदु Z पर पहुंच जाता है। ये हमने माना कि अभिलंब है, बिंदु Z पर अभिलंब है, और यह किरण अपवर्तित होकर ऐसे निकल जाता है और आपके आँख में पहुंच जाता है। इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो क्या है कि यहाँ पर टोटल ये डिविएशन हो गया। इसको हम लोग बिंदु Y मान लेते हैं। ये टोटल डिविएशन D हो गया, ऐसा हमने मान लिया। यही किरण आपके आँख में प्रवेश करता है तो क्या है कि यहाँ पर जो विचलन का कोण होगा ये भी R है। यहाँ पर यदि एक रेखा बनावे तो ये पूरा कोण तो 180 होगा। अरे यहाँ पर एक रेखा खींचें तो ये पूरा कोण तो 180 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेखा खींचें तो 180 में से ये आपको 2R निकल जाएगा, तो यहाँ पर विचलन कोण 180 माइनस 2R हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये एंगल I माइनस R हो जाएगा। इस प्रकार से कुल डिविएशन D बराबर होगा I माइनस R प्लस 180 माइनस 2R प्लस I माइनस R, अर्थात बिंदु B पर विचलन कोण है I माइनस R, बिंदु Y पर विचलन कोण है 180 माइनस 2R, और बिंदु Z पर विचलन कोण है I माइनस R। तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन D बराबर हो जाएगा I माइनस R प्लस 180 माइनस 2R प्लस I माइनस R, इम्प्लाई दैट D बराबर 2I, I और I जोड़ दिया 2I माइनस 1 2 3 1 4R प्लस 180 डिग्री। अब क्या है कि इम्प्लाई दैट DD बटा DI
अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो गया 2 डी बटा डी आई माइनस 4 डी आर बटा डी आई प्लस डी 180 डिग्री बटा डी आई imply that डी बटा डी आई बराबर 2 डी आई बाई डी आई तो 1 हो गया माइनस 4 डी आर बटा डी आई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, अतः डी 180 डिग्री बटा डी आई बराबर 0। और मिनिमम डिविएशन we have डी बटा डी आई बराबर 0, अर्थात न्यूनतम विचलन की अवस्था में डी बटा डी आई का मान 0 होता है। इम्प्लाई दैट 2 माइनस 4 डी आर बाई डी आई बराबर 0। तो ये 2 को इधर भेज दिया, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 इंटू डी आर बटा डी आई बराबर 2। तो डी आर बटा डी आई बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो इम्प्लाई दैट डी आर बटा डी आई इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। फ्रॉम Snell's law we have sin I बटा sin R बराबर म्यू। इम्प्लाई दैट साइन आई बराबर म्यू साइन आर। इम्प्लाई दैट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आई के रेस्पेक्ट में, तो डी साइन आई बाई डी आई इज इक्वल टू द म्यू डी साइन आर बटा डी आई। तो हम आई हटा दें, यहाँ पर आर कर दें और यहाँ डी आर से गुना करके डी आई कर दें, तो फिर तो पहले ही वाला बात हो जाएगा, डी आर से डी आर कैंसिल, डी साइन आर बटा डी आई हो जाएगा। इम्प्लाई दैट कॉस आई बराबर म्यू कॉस आर इंटू डी आर बटा डी आई। इम्प्लाई दैट डी आर बटा डी आई बराबर कॉस आई बटा म्यू कॉस आर। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट
और सेकंड दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या कि cos i बटा म्यू cos r बराबर 1/2 imply that 2 cos i बराबर म्यू cos r। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इम्प्लाई दैट 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया। इम्प्लाई दैट ये आपको 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये cos स्क्वायर आर को साइन में तोड़ दिया एंड साइन आई बराबर म्यू cos आर एंड साइन आई बराबर म्यू cos आर। इसलिए ये आपको साइन आई बराबर म्यू cos आर नहीं, साइन आई बराबर म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। इसलिए साइन स्क्वायर आर बराबर साइन स्क्वायर आई बटा म्यू स्क्वायर। अर्थात ये दोनों साइड को स्क्वायर करके साइन स्क्वायर आर का मान प्राप्त कर लिया। तब क्या हो गया कि इम्प्लाई दैट 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, इससे गुना करें म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। साइन स्क्वायर आर के बदला में साइन स्क्वायर आई बटा म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल। इम्प्लाई दैट 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। इम्प्लाई दैट 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई के बदला में 1 माइनस cos स्क्वायर आई, तो 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर आई। इम्प्लाई दैट ये 4 cos स्क्वायर आई में से cos स्क्वायर आई घट जाएगा, 3 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1। इम्प्लाई दैट cos स्क्वायर आई
बराबर म्यू स्क्वायर -1/3 इम्प्लाई दैट cos I बराबर √μ स्क्वायर -1/3 इम्प्लाई दैट I बराबर cos इनवर्स √μ स्क्वायर -1/3। ये आपको कंडीशन हो गया। म्यू स्क्वायर वाटर ड्रॉप का अपवर्तनांक है और इस प्रकार से सूर्य प्रकाश की किरण जल बूंद के ऊपरी पृष्ठ पर कितने आपतन कोण पर आपतित हो कि प्राइमरी रेनबो का निर्माण हो जाए। तो वो आपतन का कोण, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट यही है कि पानी का अपवर्तनांक निकाल के सिंप्लीफाई करके आई का मान प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद आता है सेकेंडरी रेनबो। तो पहले प्राइमरी रेनबो हम लोगों ने देखा, अब इसके बाद सेकेंडरी रेनबो पर हम लोग बात करेंगे। कंडीशन फॉर सेकेंडरी रेनबो। तो हमने माना कि ये वाटर ड्रॉप है और सेकेंडरी रेनबो के लिए तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की किरण ड्रॉप के अर्ध निचले पृष्ठ पर आपतित होता है। तो हम यहां से लेकर के चलते हैं कि ये आपको अभिलंब हो गया और ये सूर्य प्रकाश की किरण ए बी आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पर आपतित हो रही है। यदि ये जल बूंद नहीं होता तो यह किरण अपने पथ पर सीधे आगे की ओर बढ़ती, परंतु जल बूंद होने के कारण यह किरण रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। और हमने माना कि अपवर्तन के फलस्वरूप यह बिंदु Y पर पहुंचती है, X पर पहुंचती है। ऐसा हमने माना कि यह किरण बिंदु X पर पहुंचती है। ये बिंदु X पर का अभिलंब है। ये कोण अपवर्तन का कोण यदि R माने तो ये एंगल I-R होगा। ये एंगल भी R होता है। यहाँ से इस किरण का परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये एंगल भी R है।
तो यहाँ पर विचलन कोण 180 -2r हो जाएगा। यहाँ पर ये अभिलंब है, ऐसा मान लिया। ये एंगल भी आर होता है और यहाँ से यह किरण परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाती है। इसको हम लोग y मान लेते हैं। ये एंगल भी आर होता है और क्या है कि यहाँ पर कुल विचलन कोण पहले ही के जैसा 180 -2r हो जाएगा। फिर ये अभिलंब ले लिया, यानी बिंदु Z पर अभिलंब ले लिया। ये एंगल आपको R होगा और यह किरण अपवर्तित होके ऐसे चली आती है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर भी विचलन कोण, क्योंकि आप जानते हैं कि आपतन कोण और निर्गत कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर होते हैं। तो ये आर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको विचलन का कोण 180, ये विचलन का कोण I - R होगा। यहाँ पर भी विचलन कोण I - R होगा। इस पॉइंट को C तो माना हुआ है केंद्र को। तो टोटल डिविएशन D बराबर बिंदु B पर I - R बिंदु X पर 180 -2R बिंदु Y पर 180 -2R और बिंदु Z पर ये I - R इम्प्लाई दैट D बराबर, ये आपको 2I हो जाएगा। I और I 2I, I - R 180 -2R 180 -2R I - R 2I माइनस 2 2 4 2 6 6R प्लस 360। इसको पहले ही कि जैसा डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dd बटा di बराबर 2 di बटा di माइनस 6 dr बटा di। d 360 बटा di तो 0 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट dd बटा di is equal to 2 minus 6 dr बटा di। जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया कि फॉर मिनिमम डिविएशन we have dd बटा di बराबर 0। इम्प्लाई दैट 0 बराबर 2 minus 6 dr बटा di। इम्प्लाई दैट dr बटा di is equal to the 1/3 इक्वेशन नंबर 1। फिर पहले क्वेश्चन के ही तरह से वो क्या कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी हैव
साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू इम्प्लाई दैट साइन आई बराबर म्यू साइन आर। और क्या हो गया कि इम्प्लाई दैट डी साइन आई बटा डी आई बराबर म्यू डी साइन आर बटा डी आई इंटू डी आर बाई डी आई इम्प्लाई दैट कॉस आई बराबर म्यू कॉस आर इंटू डी आर बटा डी आई इम्प्लाई दैट डी आर बटा डी आई बराबर कॉस आई बटा म्यू कॉस आर। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कॉस आई बटा म्यू कॉस आर बराबर 1/3 इम्प्लाई दैट नो कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर। अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया कॉस आई बटा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर बराबर 1/9 और तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिखाए हुए हैं इम्प्लाई दैट नो कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर एंड साइन स्क्वायर आर बराबर साइन स्क्वायर आई बटा म्यू स्क्वायर इम्प्लाई दैट नो कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इम्प्लाई दैट नो कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर आई इम्प्लाई दैट 8 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर आई इधर ले आके घटा दिया इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटा 8 इम्प्लाई दैट आई बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटा 8। ये आपको सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट निकल गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। और क्या है कि आज आप लोगों को इसका होमवर्क डाल देंगे व्हाट्सएप पर। कल सैटरडे परसों संडे है, आप लोग उस होमवर्क को बनाइएगा बैठ के घरों में। और मंडे के दिन हाइगन्स वेव थ्योरी
स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग अपना काम ढंग से कीजिए, मेहनत से कीजिए, पढ़ाई को बाधित मत कीजिए। किसी भी कीमत पर पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद बेटा।